मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान दोबारा से एक हो सकते हैं। इंडिया की क्या ये हार है? प्रवीण स्वामी की बात करें, जितने भी इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने CIA का भी जिक्र किया है कि CIA किस तरह से तिब्बत में नौजवानों को ट्रेन कर रहा था। 1971 फॉल ऑफ ढाका की अगर हम उसमें देखते हैं, जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, दे हैव ऑल बीन असैसिनेटेड, किसी की नेचुरल डेथ नहीं हुई। इंडिया ने क्या प्लान किया कि इंडिया गुरीला फाइटर्स को तैयार करेगा और उन गुरीला फाइटर्स को तैयार करके इस्तेमाल किया जाएगा। वाखान कॉरिडोर में जो इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, वही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है जो कि 1971 की वॉर में नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के एक प्रोफेसर है शाहिद जमान, बांग्लादेश के फौजियों के सामने ये बात कर रहे थे, जो बांग्लादेश है उसका बेस्ट एलाय अब पाकिस्तान ने शुरू से एक शील्ड का रोल प्ले किया इंडियंस के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर पार्टनरशिप हो सकती है? इंडिया इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। इंडिया का क्या रोल होगा इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन? इंडिया के हाथ से वो निकल चुका है, तो इंडिया इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया चाइना का मुकाबला कर सके। क्या आप जानते हैं कि फॉल ऑफ ढाका के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोलैबोरेशन अब अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे है? क्या बांग्लादेश में होने वाले सारे इवेंट्स इंडिया की शिकस्त है? 1971 में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में क्या हुआ? दुनिया के 2 सुपर पावर जायंट्स कौन से ममालिक? पाकिस्तान हमेशा इंडिया को दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ कैसे देता रहा? क्या ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान फिर से एक होने जा रहे हैं? ये सब हमने जाना शहीर अहमद शेख से, जो कि सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स पे एक गहरी नजर रखते हैं। तो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर, आज हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान और बांग्लादेश के इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनरशिप जो भी स्टार्ट हुई। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में बहुत ईज़ कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखें, इकोनॉमिक और मिलिट्री कोलैबोरेशन बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। ठीक है, जब हसीना वाजिद बांग्लादेश से भाग निकली हैं तो एक नया दौर शुरू हो चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और ये इस वक्त हम सब लोग जानते हैं। जहाँ तक वीज़ा पॉलिसी की बात है, तो हाई कमिश्नर जो हैं बांग्लादेश के, उन्होंने लास्ट वीक ये ऐलान किया कि हम पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए वीज़ा पॉलिसी को बहुत आसान करने जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल भी जो है वो लॉन्च कर दिया गया बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तानी ऑनलाइन भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। आफ्टर 1971 50 साल के बाद सकूत ढाका, जब 2 भाई आपस में लड़े और दोनों अलग हो गए, और उनको लड़वाने वाला कौन था? सबको पता है, इंडिया था। और अब दोबारा से 50 साल के बाद दोनों ममालिक इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और इसमें मज़ीद ग्रोथ होने वाली है आने वाले दिनों में, आपके इकोनॉमिक सेक्टर में भी और आपकी मिलिट्री कोलैबोरेशन में भी। तो मिलिट्री कोलैबोरेशन की जब हम बात करते हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशन देखें 1971 की वॉर से पहले इस पूरे रीजन को, आपका मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान की फोर्सेस ही कंट्रोल कर रही थी। और 1971 की वॉर में देखें इंडिया का मेजर रोल था। 1971 की जंग में ये जंग करवाने वाला कौन था? इंडिया था। 1962 में वॉर हुई चाइना और इंडिया के दरमियान, और शिकस्त किसको हुई? इंडिया को शिकस्त हुई, सबको पता है। अब उस शिकस्त के बाद इंडिया ने क्या प्लान किया कि इंडिया गुरीला फाइटर्स को तैयार करेगा और उन गुरीला फाइटर्स को तैयार करके चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो तिब्बत में हुआ था, 62 के बाद इंडिया ने ये प्लान किया कि वो बदला लेगा, अपनी शिकस्त का बदला लेगा। वो तिब्बत में नौजवानों को ट्रेन किया गया, 5000 के करीब नौजवान थे जिनको ट्रेन किया गया, और उसको किसकी मदद से ट्रेन किया गया? CIA की मदद से। अब CIA का उसमें क्या इंटरेस्ट था? क्योंकि अमेरिका को ये चीज़ नज़र आ रही थी कि चाइना जो है वो कल को अमेरिका को टक्कर दे सकता है। अब CIA की मदद से उन जंगजुओं को तैयार कर दिया गया। उन जंगजुओं को इस्तेमाल किया जाना था चाइना के ख़िलाफ़, लेकिन अल्टीमेटली फिर CIA और इंडियन गवर्नमेंट जो है एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकी। वो जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हो सका। इंडिया ने उन जंगजुओं को 1971 की वॉर में इस्तेमाल किया। 65 में वॉर हुई इंडिया और पाकिस्तान की, और उस जो वॉर के बाद एग्रीमेंट हुआ, मुआहिदा ताशकंद हुआ, उसमें दोनों ममालिक ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि दोनों ममालिक दोबारा एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे।
लेकिन इंडिया फिर भी तैयारी कर रहा था जंग की, और उसने 6 साल में वो 5,000 गुरीला फाइटर्स की तादाद बढ़ा के 50,000 तक ले गया, और उन्हीं गुरीला फाइटर्स को 1971 की वॉर में इस्तेमाल किया गया। हमें ये बताया जाता है कि जी पाकिस्तान ने हमला किया। इंटरनेशनल मीडिया को भी हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहता है कि 1971 की वॉर स्टार्ट करने वाला पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो पब्लिक की राय थी उसकी जो है उसका एहतराम नहीं किया, कहा था ये जाता। ठीक है, और पाकिस्तान ने वहाँ पे हमला कर दिया। वहाँ पे ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमें कहा जाता है कि हमने जो है वो कत्लेआम किया, लेकिन एक्चुअली वो कत्लेआम करने वाले हम नहीं थे, वो इंडिया के तैयार करदा जो गुरीला फाइटर्स थे वो थे। क्या इसका कोई प्रूफ है? देखें, जब भी प्रूफ की बात होती है हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक ऐसे ऑथर की देखें, कोई बात देखें जो कि उसी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो। प्रवीण स्वामी की बात करें, इंडियन वो जर्नलिस्ट भी हैं और इंडियन जो हैं उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। जितने भी इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया, उन्होंने CIA का भी जिक्र किया है कि CIA किस तरह से तिब्बत में नौजवानों को ट्रेन कर रहा था। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। इसी तरह अगर इंटरनेशनली आप देखें, इंटरनेशनली तो ज़्यादा मीडिया यही क्लेम करता है कि पाकिस्तान जंग शुरू करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान के गिर्द जो घेरा था वो इतना तंग कर दिया गया कि पाकिस्तान मजबूर हो गया कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दे, और जिसको बेस बनाया जाता है। तो बहरहाल उन गुरीला फाइटर्स ने क्या किया, उन गुरीला फाइटर्स ने बांग्लादेश में दाखिल होके, मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होके 1971 में वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था उसको जाम कर दिया, वहाँ पे पुल तबाह कर दिए, वहाँ पे सड़कें तबाह करना शुरू कर दी, बारूदी मवाद जो था वो नस्ब करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान की सारी आर्मी और फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेट करी मसरूफ़ हो गई, और फिर क्या हुआ, फिर अल्टीमेटली उन्हीं गुरीला फाइटर्स ने नौजवानों को भी कुछ को साथ मिलाया और एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। और प्रोपेगेंडा क्या था कि जी बंगाली इंडिया के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। अच्छा, ऐसा वैसे अभी रिसेंटली भी हमने एक इंस्टेंस देखा है वखान कॉरिडोर में जो इंडिया देखें, प्रोपेगेंडा कर रहा है। वखान कॉरिडोर और 1971 का जो प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल आप समझें कि एक ही तरह का प्रोपेगेंडा है। वही नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है जो कि 1971 की वॉर में नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई थी। वैसे वखान कॉरिडोर का जो प्रोपेगेंडा ये बेसिकली है क्या, हमारे अगर किसी को नहीं पता तो उनके जानने के देखें, लिए। वखान कॉरिडोर के ऊपर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जितनी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे जो है वो कब्ज़ा कर लेगा, इंडियन मीडिया तो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे कब्ज़ा करने जा रहा है, तालिबान के ख़िलाफ़ नई जंग छेड़ने वाला है। ये वही प्रोपेगेंडा है जो कि 1971 में किया गया था। 1971 में भी यही प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान जो है वो फ़ौजी जो हैं वो कत्लेआम कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों का या अपने मुल्क के लोगों का, वो भी एक प्रोपेगेंडा था। इसी तरह से ये प्रोपेगेंडा दोबारा से किया जा रहा है। क्यों? इसका मकसद ये है कि जो आपके तालिबान हुकूमत है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की मिलिट्री है, उसके दरमियान जो है वो एक खलिश पैदा की जा सके। तो इसका मकसद वही है। मैं तो हम इसको कंपेयर करूँगा 1971 के साथ, लेकिन अब जो पब्लिक है वो अवेयर हो चुकी है, उनको पता है इस चीज़ का कि किस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता है। बहरहाल 1971 के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में सकूत ढाका के बाद 16 दिसंबर के बाद कई दिन तक वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहा। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ पे आके पाकिस्तान का झंडा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से उतार सके। अभी दोबारा भी जो देखें, अभी दोबारा जो एक रेवोल्यूशन आया बांग्लादेश के अंदर, उसमें भी तलबा का एक मेजर रोल था उस सारे मामले को इनिशिएट करने में। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें दोबारा से 1971 फॉल ऑफ ढाका की, अगर हम उसमें देखते हैं जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, ज़िया साहब को ले लें आप या आप भुट्टो साहब को ले लें, बांग्लादेश से जिस मर्जी बंदे को ले लें, दे हैव ऑल बिन असैसिनेटेड, किसी की नेचुरल डेथ नहीं हुई। तो ऐसा क्यों है? देखें, जितने स्टेक होल्डर्स थे 1971 के, उसमें सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान थे, और इंडिया की उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। आप उन तीनों को देखें, उन तीनों की तबई मौत नहीं हुई। शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में जो है उनको असैसिनेट कर दिया गया।
इसी तरह से आप इंदिरा गांधी की बात करती हैं, 1984 में उनके गार्ड ने उनको मार दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ 1979 में क्या हुआ हमें भुट्टो पता है, साहब। भुट्टो साहब के साथ। तो देखें, तबई मौत किसी की भी नहीं हुई। उनकी औलाद देख लें आप आगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की साहबजादी भी वज़ीर आज़म बनी। इसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी जो हैं वो भी वज़ीर आज़म बनी हैं। और अब उनकी हुकूमत का तख्ता जो है वहाँ की आवाम ने उलट दिया और वो अपने असल घर इंडिया जाने पर मजबूर हो गई। अच्छा, वैसे बांग्लादेश में अगर हम देखें तो शुरू से ही 1971 के बाद से देव बिन प्रो इंडिया, हालांकि इट वाज वेरी ऑब्वियस कि इंडिया वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, तो क्यों, व्हाई वर दे सो प्रो इंडियन? देखिए, नैरेटिव ही ऐसा बिल्ड कर दिया गया कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश को कबूल ही नहीं करता। पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन की जो कंट्रोवर्सी थी वो हम सबके सामने है। इसी तरह से 1971 में जो इंडियन प्रोपागेंडा था वो कामयाब हो चुका था, वो कामयाब हो गया था और बांग्लादेश एक अलग से मुल्क बन गया। फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस 1971 से लेके अब तक 2024 तक, शेख हसीना के जाने से पहले तक इंडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस था। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होती थी वही बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी होती थी। बांग्लादेश अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए इंडिया पे डिपेंडेंट था। क्यों? जो पॉलिसी उनकी हुकूमत बनाती थी वो इसलिए क्योंकि उनकी हुकूमत, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बनाने वाला कौन था? इंडिया था। तो अगर हुकूमत इंडिया ने बनाई थी तो उसको चलाना भी फिर इंडिया नहीं था। तो इसलिए बांग्लादेश जो है वो मजबूर था कि वो इंडिया के मुताबिक चले, जैसे इंडिया कहेगा वैसे करेगा। अब 2024 के अंदर अब बांग्लादेश बाईलेटरलिज्म के ऊपर बिलीव कर रहा है। वो हर मुल्क के साथ अपने अलग से ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक मेजर शिफ्ट आ गया रिलेशंस में बांग्लादेश और इंडिया के। अच्छा, जैसे अगर हम अभी जनरल पब्लिक की ही सोच के बारे में बात करें, पल्स के बारे में बात करें बांग्लादेश में, तो नाउ दे आर नॉट सो प्रो इंडियन। इंडिया के इतने हक में वो ना बात सुनना चाहते हैं ना बात पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के एक प्रोफेसर है शाहिद जमान, उनका मैं उनकी एक वीडियो क्लिप सुन रही थी जिसमें वो किसी मिलिट्री इवेंट पे फ़ौजियों के सामने, बांग्लादेश के फ़ौजियों के सामने ये बात कर रहे थे कि जो बांग्लादेश है उसका बेस्ट एलाय अब पाकिस्तान है। तो ये शिफ्ट तो आ गया है, मगर उसमें उन्होंने एक और बात भी की थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अब एक न्यूक्लियर डील हो सकती है। तो वुड इट बी अ न्यूक्लियर डील और अ न्यूक्लियर कोलैबोरेशन? देखिए, न्यूक्लियर डील तो बहुत दूर की बात है, कोलैबोरेशन ज़रूर हो सकती है। और जहाँ पे मिलिट्री की आपने बात की है, तो पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की फ़ौज को ट्रेन कर रहा है। बांग्लादेश ने ये रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि हमारी मिलिट्री को ट्रेन किया जाए, और पाकिस्तान से एक इंस्ट्रक्टर ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में जाके बंगाली फ़ौजी अफसरों को ट्रेन कर रहा है। मज़े की बात यह है कि पहले ये ट्रेनिंग कौन करवाता था? इंडियंस करवाते थे। तो इंडिया की जो हेजमनी थी वो ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तानी मिलिट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। इंडिया परेशान है इस पर, और इंडिया की चीखें भी इसीलिए निकल रही हैं कि इंडिया के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, आज से कुछ साल पहले नेपाल में भी इंडिया के साथ यही सब कुछ हुआ। श्रीलंका में कुछ माह पहले क्या हुआ? श्रीलंका के अंदर भी इस वक्त जो हुकूमत है वो एंटी इंडियन है। वो इंडिया को पसंद नहीं करती, वो प्रो चाइना है, वो कम्युनिज़म के आइडियोलॉजी पे ऊपर बिलीव कर रही है, वही आइडियोलॉजी जो कि चाइना की है। और चाइना ने सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की है? अब श्रीलंका के अंदर की है। जो उनकी पोर्ट है, हम्बनटोटा की जो पोर्ट है उसके ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो श्रीलंका इंडिया के हाथ से निकल गया। फिर नेपाल की बात करें, नेपाल के अंदर हिंदू आबादी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन नेपाल भी अब जो है इंडिया के हाथ से निकल गया। 2015 के बाद से लेके नेपाल भी अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद बना रहा है, इंडिया के असर व रसूख के बगैर। म्यांमार की बात करें, म्यांमार भी जो है उस पर चाइना का पूरी तरह से कंट्रोल है। वहाँ की जो रंगून है पोर्ट है वो भी चाइना के पास है, चाइना उसको ऑपरेट कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर देखें बहुत सारी तहरीकें भी चल रही हैं। आप बॉर्डर देखें म्यांमार का इंडिया के साथ, तो मिज़ोरम की एक तहरीक है, असम के अंदर तो मुख्तलिफ़ तहरीकें चल रही हैं जो कि इंडियन हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं।
वो तब अपने आप अंदर को, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जी, इंडिया में। वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं अपने आप को। और जब वो कोई कार्रवाई करते हैं इंडियन फोर्सेस के ख़िलाफ़, और वो कार्रवाई करने के बाद फौरी वापस चले जाते हैं म्यांमार की सरहद में। तो देखें, जो म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर इंडिया का एक कुछ थोड़ा बहुत रोल था, वो भी माइनस हो गया। मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स के अंदर भी इंडिया का जो रोल था वो टोटली ख़त्म हो गया। तो इंडिया इस वक्त आइसोलेट हो चुका है। और अच्छा, बेसिकली इंडिया जो पाकिस्तान के लिए चाह रहा था कि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दे, वो इंडिया के साथ खुद हो गया। मगर कमिंग बैक, आई एम सॉरी, आई एम अगेन गोना कम बैक टू द न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर पार्टनरशिप। आपके नज़दीक में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में क्या न्यूक्लियर डील या न्यूक्लियर पार्टनरशिप हो सकती है? देखें, डील जो भी होगी वो यूनाइटेड नेशंस के तहत ही हो सकती है, या IAEA की हम बात करें, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, उसके बगैर कोई भी डील पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नहीं हो सकती। अगर डील होगी भी तो डील क्या हो सकती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को यूरेनियम प्रोवाइड करेगा उनके एनर्जी क्राइसिस को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। इस हद तक कोलैबोरेशन हो सकती है, लेकिन खुलेआम कोई भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इन फ्यूचर कोई ऐसी डील होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया का रोल रहा है, तो डू यू थिंक कि अब करंट सिचुएशन को दुनिया के जहन में रखते हुए, बे ऑफ बंगाल पे जंग हो रही थी चाइना और इंडिया और USA के बीच में, कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो ये बांग्लादेश वाले इंसिडेंट के बाद इंडिया का क्या रोल होगा इस बे ऑफ बंगाल वाले रीजन? देखें, इंडिया जो है वो ये क्लेम करता है कि हम ब्लू वाटर नेवी हैं, मींस कि हम दूसरे इलाकों में जाके भी अपने दुश्मन ममालिक के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी उनके पास सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके साथ वो सिर्फ अपनी सरहद की हिफाजत ही कर सकते हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। बे ऑफ बंगाल की जहाँ तक बात है, बे ऑफ बंगाल को ऑलरेडी चाइना कंट्रोल कर चुका है, इंडिया के हाथ से वो निकल चुका है। देखें, अभी हमने बात की कि चाइना ने म्यांमार के अंदर भी अपनी जो है फुटिंग्स उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, श्रीलंका में भी कर ली है, मालदीव्स में भी कर ली है, इसी तरह से म्यांमार में बहुत पहले से है, नेपाल में भी है। तो इंडिया के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो इन सब चीज़ों को दोबारा से रिटेन कर सके, दोबारा उस पोजीशन के अंदर आ सके। तो इंडिया इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया चाइना का मुकाबला कर सके। बेशक अमेरिका भी अगर अभी साथ आ जाता है इंडिया के, तो फिर भी चाइना का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से। मिलिट्री स्ट्रेंथ की भी बात है। देखें, दूसरा ये है कि चाइना और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना की नेवी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया उसको कम्पीट नहीं कर सकता, इंडिया के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो उसको कम्पीट कर सके। बेशक अमेरिका उसका साथ दे भी देता है, किस हद तक साथ दे देगा अमेरिका? अमेरिका डायरेक्टली आके चाइना के ऊपर कोई जंग तो नहीं मुसल्लत कर देगा। इंडिया क्या करेगा? इंडिया उससे कुछ असलहा ख़रीदेगा, जदीद टेक्नोलॉजी लेगा और मुकाबला करने की कोशिश करेगा चाइना के साथ। लेकिन चाइना का मुकाबला इंडिया नहीं कर सकता। आप बेशक वो नेवी की बात कर लें, आप एयरफोर्स की बात करें या मिलिट्री की बात करें, चाइना का पल्ला बहुत भारी है भारत पे। अगर आप चाइना की तरफ देखें तो चाइना पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में लगने वाली कंट्रीज़ की तरफ अपनी ट्रेड रूट्स बढ़ा रहा है। तो मैं एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि जो बड़ी सुपर पावर्स हैं बेसिकली वो वही हैं जो शुरू से रही हैं, या अगर एक दो चेंज भी हुई हैं तो एक दो ही चेंज हुई हैं। अब छोटे छोटे ममालिक को वो एज अ प्ले ग्राउंड यूज़ करती हैं अपनी जंगें लड़ने के लिए। तो क्या आप इस पे बिलीव करते हैं? देखें, जो कॉन्सेप्ट था कॉलोनियलिज़म का वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अब सॉफ्ट पावर आ चुकी है। किस तरह से दूसरे ममालिक को कंट्रोल किया जाता है? इकॉनमी के थ्रू किया जाता है। चाइना 2013 में जो ये इनिशिएटिव हुआ BRI का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड, उसके तहत पाकिस्तान में भी CPEC बना है। बांग्लादेश के अंदर भी इनिशियली उन्होंने $4 बिलियन इन्वेस्ट किए थे BRI के अंदर।
तो इस इनिशिएटिव के तहत दुनिया के इस वक्त 150 ममालिक मुस्तफ़ीद हो रहे हैं चाइना के इस प्रोजेक्ट से, BRI से, इस ट्रेड रूट से। तो इस ट्रेड रूट ने पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो बदल के रख दिया। इस वक्त दुनिया में दो चौधरी हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। रशिया भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले आप देखें सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुई, USSR जब ख़त्म हुआ 91 में ऑफिशियली, उससे पहले हम क्या कहते थे, दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं, दुनिया के दो चौधरी हैं। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारे पास दो ऑप्शंस थी कि हम अमेरिका की तरफ जाएंगे या फिर हम किसकी तरफ जाएंगे, USSR की तरफ जाएंगे, रशिया की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक भाग भाग के किसकी तरफ जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। हर मुल्क की कोशिश किया है कि वो चाइना से अपने अच्छे ताल्लुकात कायम कर ले। और चाइना का इंटरेस्ट क्या है, चाइना पूरी दुनिया की मार्केट को जो है वो कैप्चर करना चाहता है और वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। बेसिकली इट्स द वॉर ऑफ इकोनॉमी नाउ। वॉर ऑफ इकोनॉमी, अब सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब ये चीज़ आप भूल जाएं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्ज़ा कर रखा था। सब कॉन्टिनेंट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिशर्स ऑपरेट किया करते थे। हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थे। फिर 1947 में क्या हुआ, पार्टीशन हो गई, इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग मुल्क बन गए। इंडियंस अभी भी ये कहते हैं कि जी पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी, एक मुल्क होना चाहिए था। देखें, इंडिया के लिए तो विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान ने शुरू से एक शील्ड का रोल प्ले किया, बैरियर का रोल प्ले किया इंडियंस के लिए। कैसे? इंडिया को हमेशा पाकिस्तान ने छांव दी है, उन पे कड़ा वक्त नहीं आने दिया। देखें, आप मुग़ल हिस्ट्री में चले जाएं, तब भी जितने हमले हुए वो कहाँ से हुए, अफ़गानिस्तान वाली साइड से हुए। ठीक है, जो आपके ये बाकी ममालिक हैं, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ से बहुत सारे हमले हुए। ज़हीरुद्दीन बाबर भी इधर से ही आए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान बनने के बाद USSR की जब हम बात करते हैं, 80s के अंदर USSR अफ़गानिस्तान में पहुंच चुका था। उनका अगला टारगेट क्या था, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनकी जो आगे मिलिट्री पावर थी जो कि कब्ज़ा करना चाहती थी पाकिस्तान पे, उसको रोके रखा और उन्होंने अफ़गानिस्तान में उसको शिकस्त दे दी। अगर पाकिस्तान एक अलग से मुल्क ना होता तो ये तमाम तर परेशानी जो कि पाकिस्तान को अभी तक फ़ेस करनी पड़ती है किसी ना किसी सूरत में, पाकिस्तान में टेररिज्म जो आया वो कब आया? कुछ लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी आई है वो जब हमने USSR के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उसके बाद आई है। और कुछ जो हैं 21st सेंचुरी के स्टार्ट को कहते हैं, आफ्टर 9/11 पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई है। तो उस तमाम दहशतगर्दी को, उन तमाम सुपर पावर्स को हमेशा किसने रोका है? पाकिस्तान ने रोका है। इंडिया आराम से ग्रो करता रहा। अगर हम इकट्ठे होते तो ये तमाम तर परेशानी किस पे आनी थी? हम पे ही आनी थी। तो क्या इंडिया इतना ग्रो कर जाता? मुमकिन ही नहीं था। हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई जो हुदूद हैं या लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं। जितनी वो इम्पॉर्टेंट है उतना ही पाकिस्तान के लिए ख़तरात भी तो हैं। 9/11 के बाद किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा जो है उसको फ़ेस किया? 9/11 को पाकिस्तान ने किया। USSR कोलैप्स हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को किसने फ़ेस किया? पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से एक शील्ड का रोल प्ले करता रहा है। उसने भारत की तरफ कभी भी दुनिया की सुपर पावर्स को जाने नहीं दिया। पाकिस्तान खुद तनहा जो है वो लड़ता रहा है किसके ख़िलाफ़? दुनिया की सुपर पावर्स के ख़िलाफ़। So this is something really not that big of a knowledge for people. लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने रोल बेसिकली इंडिया के लिए क्या प्ले किया। इवन इंडिया में भी लोगों को नहीं है। अब अगर आप इंडिया की इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा से प्रोपेगेंडा करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हम 71 की बात करते, 71 में भी इन्होंने ये किया। उसके बाद हसीना वाजिद आई, अब बांग्लादेश में जो हुआ उसके बाद हसीना वाजिद फ्लड करके इंडिया में चली गई। तो क्या इंडिया में इसके ख़िलाफ़ कोई रेजिस्टेंस आ रही है, हसीना वाजिद के इंडिया जाने के ख़िलाफ़? देखिए, इंडिया में तो ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आई। इंडिया ने वेलकम किया।
क्योंकि इंडिया को पता है कि इंडिया के बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं। बांग्लादेश इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए कि दोनों जो हैं वो दोबारा से अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर कर लें। मुश्किलात उनके लिए भी होंगी। इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। इंडिया उसमें रुकावट पैदा करेगा। क्यों? देखें, अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा से एक हो जाते हैं तो इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा ख़तरा है। वो कामयाबी जो कि 1971 की वॉर के अंदर इंडिया ने हासिल की थी वो तो फिर ख़त्म हो जाएगी। तो वुड यू कॉल दिस अ डिफीट फॉर इंडिया? इंडिया की क्या ये हार है? बिल्कुल हार है इंडिया की। देखें, जो कामयाबी अगर हम कहते हैं कि 71 में इंडिया ने हासिल की थी, वो कामयाबी पाकिस्तान ने भी पुलवामा बालाकोट इंसिडेंट के बाद 2019 में जो है वो हासिल की है। तो अब बांग्लादेश जो है इस वक्त एक ऐसा पॉइंट बन चुका है पाकिस्तान और इंडिया के लिए, एक अना की जंग शुरू हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बांग्लादेश को लेके। और बांग्लादेश तो भी अकॉर्डिंग टू यू वुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान ना? पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से देखें, यूनाइट हो अगर जाएंगे। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के इकोनॉमिक टाइज़ जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, मिलिट्री कोलैबोरेशन बढ़ रही है, तो हम वाज़े तौर पर ये कह सकते हैं कि दोनों ममालिक, मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान, दोबारा से एक हो सकते हैं। दो भाई, दो मुसलमान भाई जो कि 1971 में उनको अलग कर दिया गया। घर में लड़ाई होती है दो भाइयों के दरमियान, वो घर तक रहे तो बेहतर होता है। अगर कोई बाहर का बंदा उसमें इन्वॉल्व हो जाए, उसमें दरअंदाजी करे, तो उसका नुकसान होता है। 91 में वही लॉस हमें बेयर करना पड़ा। अब क्या है, अब हम इस दौर में आ चुके हैं कि दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। सर, अभी आप मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी क्या मिलिट्री कोलैबोरेशन है जिसकी वजह से इंडिया इतना इनसिक्योर हो गया? मिलिट्री कोलैबोरेशन में सबसे पहले तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की फोर्सेस जो हैं जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। पाकिस्तान के इंस्ट्रक्टर ग्रुप का मैंने ज़िक्र किया, वो जाके बांग्लादेश के अंदर वहाँ के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। अब नेवी की बात करें, देखें, नेवी और मैरीटाइम इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो नेवी है वो बहुत कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और पाकिस्तान। बांग्लादेश के पास अराउंड 50 फ्रीगेट्स और दूसरे जो हैं जहाज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 100+ हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास बांग्लादेश की निस्बत 2 गुना ज़्यादा है। 150 से ज़ायद फ्रीगेट्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके पास मौजूद हैं। INS विक्रांत है, INS विक्रमादित्य है, मुख्तलिफ उनके पास जो हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो कोलैबोरेशन होने जा रही है नेवी में, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और ये कोलैबोरेशन पाकिस्तान और चाइना की तो बहुत पहले से थी नेवी की और चल रही है। अब बांग्लादेश भी इसका पार्ट बनने जा रहा है और जब बांग्लादेश इसका पार्ट ऑफिशियली बन जाएगा, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान कोई डील साइन हो जाएगी, वैसी डील जो कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। चाइना पाकिस्तान को सबमरीन्स दे रहा है। अगर चाइना डील करता है बांग्लादेश के साथ कि बांग्लादेश को वो सबमरीन्स देगा, तो इंडिया जो है वो फिर और बैकफुट पे चला जाएगा। इंडिया को अपनी शिकस्त मज़ीद यकीनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवी है उनका कोलैबोरेशन जो है वो भी होने जा रहा है। इंडियन नेवल चीफ़ की हम बात करते हैं, जो एडमिरल त्रिपाठी हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों ये कहा है कि हम पाकिस्तान और चाइना का जो कोलैबोरेशन है नेवी में, उससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान में जो 2024 में सालाना जो हैं वो हमारी मशक़ें होती हैं, उन मशक़ों में भी इंडिया ने उसकी जासूसी करने की कोशिश की। इंडिया क्यों जासूसी कर रहा है? क्योंकि इंडिया को समझ आ गई है, इंडिया को पता लग गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो हैं वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। जैसे इससे पहले हम लोग 2024 का आपने जिक्र किया, इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि 2024 जो है वो पूरे ग्लोब के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट के तौर पे साल कंसिडर किया जाएगा हिस्ट्री में। तो व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? आपका उसका इस बात से क्या मकसद था? देखें, 2024 में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स जो है वो यकसर तब्दील हो गई है। 2024 आने से पहले भी हम ये कहते थे कि 2024 में
दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर इलेक्शंस होने हैं। अमेरिका में इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से सदर बनने जा रहे हैं। इसी तरह से आप पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हुए, इंडिया में भी 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, और श्रीलंका में देखें आप, कुछ माह पहले श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जो हुकूमत आई, वो एक साफ़ और खुली शिकस्त है इंडिया के लिए। शाम में देखें आप क्या हुआ। तो 2024 मेरे नज़दीक 2024 एक पैराडाइम शिफ्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। एक शिफ्ट आया जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट आया 9/11 के बाद भी कुछ लोग कहते थे कि एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसी तरह अरब स्प्रिंग के बाद भी ये चीज़ कही गई कि अरब स्प्रिंग के बाद एक ग्लोबल जो पॉलिटिक्स हैं वो यकसर तब्दील हो गई हैं। अब 2024 की अगर हम बात करें, 2024 जो है एक ऐसा साल था जिसने दोबारा से पूरी दुनिया की जो है पॉलिटिक्स उसको तब्दील करके रख दिया। मूविंग फॉरवर्ड, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे स्पेसिफिकली क्या होगा? देखें, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। इंडिया के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा। अभी सिर्फ उसको ख़तरा है पाकिस्तान से। बांग्लादेश क्या था, बांग्लादेश के साथ इंडिया की दोस्ती थी। इस वक्त इंडिया को बांग्लादेश से भी ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया। इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी डर रहा है। अब ये कोलैबोरेशन के अंदर चाइना का बहुत मेजर रोल हो सकता है। ईस्ट और वेस्ट चाइना पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इकट्ठा करने में चाइना का मेजर रोल होगा। देखें, इकॉनमी की हमने बात की है। चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो बांग्लादेश के लिए भी है, वो पाकिस्तान के लिए भी है। अगर कोई ऐसी कोलैबोरेशन चाइना की मदद से होती है, देखें वखान के अंदर भी चाइना का मेजर रोल है। अफ़गान तालिबान के साथ भी चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं। मुझे बता दें कि अमेरिका के अलावा चाइना के खुल्लम खुल्ला किसी के साथ दुश्मनी हो। बाकी ममालिक तो हैं, चलें, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडिया को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट। अमेरिका भी उसका हिस्सा है, फ्रांस भी। लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला नहीं कर रहे जितना US करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा है। तो बहरहाल चाइना जो है उसके दुनिया के जितने ममालिक हैं, ज़्यादातर ममालिक के साथ दोस्ती है और वो दोस्ती का हाथ ही बढ़ाना चाहता है, और चाइना की तरक्की हम सबको नज़र आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोबारा इकट्ठे होने में चाइना का मेजर रोल होगा। अगर चाइना इस चीज़ पर अमल दरामद करवाना चाहेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो एक हो सकते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हो जाते हैं तो क्या आपको दुनिया में फिर एक सोल सुपर पावर चाइना नज़र आ रही है? देखें, सुपर पावर चाइना के मुकाबले पे आके रशिया खड़ा हो जाएगा। बट वो तो एक ही उस पे नहीं है, ग्रुप देखें, में। उनकी आइडियोलॉजी तो सेम है। वो भी कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, चाइना भी कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी पे चल रहा है। लेकिन आप ख़ुद देखें, दुनिया के अंदर कोई भी एक बंदा किसी दूसरे को ताकतवर होता देख ही नहीं सकता, बेशक वो इंसान है, बेशक वो कोई मुल्क है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो रशिया और चाइना जो हैं वो भी आपस में लड़ेंगे। कम्युनिज़म की आइडियोलॉजी चाइना के अंदर प्योरली एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही है। देखें, चाइना के अंदर क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है? नहीं। कार्ल मार्क्स का, मार्क्सिज्म का बेसिक एजेंडा तो यही था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी। जितने वसाइल होंगे उनको बराबर वहाँ के लोगों में तकसीम किया जाएगा। क्या चाइना में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, बाहर के लोग भी चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्योरली मार्क्सिज्म जो है, कम्युनिज़म जो है, उसको चाइना के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा। तो मेरे नज़दीक अगर अमेरिका रूल्ड आउट हो भी जाता है, जो कि अभी फौरी होता नज़र नहीं आ रहा, फिर भी चाइना अकेली सुपर पावर नहीं होगा। चाइना को कम्पीट करने वाले बेशुमार ममालिक दुनिया में तैयार खड़े हैं। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तानीज़ के लिए वीज़ा के लिए ईज़ करे, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई भी कर सकते हैं हम आप लोग। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है दोनों कंट्रीज़ के लिए?
देखिए फ़िलहाल तो जो वीज़ा के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं वो कारोबारी हजरात के लिए की गई हैं। अगर हम 2024 की पिछले साल की बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 758 मिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड हुई है और उसमें से अराउंड 700 जो यूएस मिलियन डॉलर्स थे वो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए और बाकी इंपोर्ट किए। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी, इंपोर्ट कम थी। अब प्लान ये है आने वाले दिनों में, अब जो फेडरेशन है पाकिस्तान भर के चैम्बर्स की, उसमें ये डिस्कशन हुई पिछले दिनों कि प्लान ये किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेड है उसको 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स पे लेके जाया जाएगा। मतलब कि 4 से 5 गुना उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये हमारा टारगेट है इस वक्त, ये हमारा प्लान है। और पाकिस्तान के लिए उसमें विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान कॉटन जो है वो भिजवा रहा है बांग्लादेश को, इसी तरह से सीमेंट भी जो है वो पाकिस्तान से जा रहा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए कुछ? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए देखें, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए। जो हमारे तलबा हैं उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि वो बांग्लादेश में जाके जो है वो एजुकेशन लें, इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो मलेशिया में चले जाते हैं या दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। अगर वो यूरोप नहीं जा पाते, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाते, अगर अमेरिका नहीं जा पाते। लेकिन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं उनका बहुत इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में आएँ। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो भी शुरू होने जा रहे हैं, शुरू होंगे। बांग्लादेश से स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान तालीम हासिल करने के लिए आएंगे और पाकिस्तान से बहुत सारे तलबा जो हैं वो स्कॉलरशिप पे, ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश में तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। आपके ख्याल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।